चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में सारे हार्मोन्स देख लिए थे अपन, ग्लैंड्स कितने टाइप के हैं, सब ग्लैंड्स के हार्मोन्स के नाम और उनके फंक्शंस, राइट। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, एनसीईआरटी निकाल लेना। देखो पहला क्वेश्चन कहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट, पेज नंबर 119 तो दिख रहा है, पेज नंबर 119। हाँ ये क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। क्या डिफरेंस है? हाँ, आपका वॉकिंग जो है वो वॉलेंट्री एक्शन है एंड रिफ्लेक्स है जो इनवॉलेंट्री एक्शन है। वॉकिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन या सेरिब्रम, वॉलेंट्री एक्शन है ना, एंड रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर डाल लेना, पेज नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कोई फंक्शन के लिए आपको कोई पार्ट पूछता तो ब्रेन नहीं लिखना है। हम तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स पढ़े हैं ना, और हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन पढ़े भी हैं, तो सिर्फ ब्रेन लिख के आंसर से बचना नहीं है ना। इस सेरिब्रम भी बोलो तो भी ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम बोलो तो भी ब्रेन का पार्ट है, ऐसा नहीं। यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि अगर कोई वॉलंटरी एक्शन है तो वो वहां पे सेरिब्रम आएगा, कोई इनवॉलंटरी एक्शन है तो वहां पर मेडुला ऑब्लोंगेटा लिखेंगे, समझ रहे हैं? ओके, तो लिखेंगे reflex actions are spontaneous, reflex actions are spontaneous, reflex actions are spontaneous, spontaneous का मतलब होता है स्वाभाविक, बताया भी हो ना, मतलब जो होना है हमें पता है जो होगा ही, जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, पत्थर ऊपर से नीचे गिरेगा, ये सब स्वाभाविक चीजें। हाँ, अस्वाभाविक क्या है, पानी नीचे से ऊपर चढ़ना या पत्थर नीचे से ऊपर आना अपने आप, समझ रहे? तो स्पॉन्टेनियस मतलब एक यूजुअल सा चेंज, ठीक है, ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो रिफ्लेक्स एक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, मैकेनिकल रिस्पॉन्सेस, मैकेनिकल रिस्पॉन्सेस, spontaneous, automatic, mechanical responses which are not under will, which are not under will, which are not under our will, which are not under our will, यानी कि involuntary, ठीक है, and are controlled by spinal cord, and are controlled by spinal cord। सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? and are controlled by spinal cord, ठीक है। अगले पैराग्राफ में वॉकिंग के बारे में लिखते हैं। वॉकिंग इज अ voluntary, walking is a voluntary response, walking is a voluntary response which involves voluntary response which involves contraction and relaxation of striated muscles, striated STRIATED। तीन टाइप के मस्कुलर सेल्स या मस्कुलर टिश्यू पढ़ते थे, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक, याद है? क्लास 9 में पढ़ते थे टिश्यूज में, अंडर एनिमल टिश्यू, उसके अंदर मस्कुलर टिश्यू। तीन टाइप के मस्कुलर टिश्यू थे, स्ट्रेटेड विच वर वॉलेंटरी, जो हमारे कंट्रोल में थे, अनस्ट्रेटेड यानी कि इनवॉलेंटरी विच वर नॉट इन अवर कंट्रोल, एंड थर्ड वन वाज कार्डियक, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं थे। ये तीनों मसल सेल्स हैं और मसल्स का वर्किंग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे ही होता है, ठीक है।
व्हेन योर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, आपका बॉडी पार्ट्स जो है वो मूव करता है, ठीक है। ओके, तो वॉकिंग इज अ वॉलंटरी रेस्पॉन्स which involves contraction and relaxation of straighted muscles of legs, straighted muscles of legs, and is controlled by and is controlled by and is controlled by cerebrum of brain, cerebrum of brain, cerebrum of brain, ठीक है। सेरिब्रम में अपन दो फंक्शन लिखे हैं, एक तो वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करेगा सेरिब्रम, उसके अलावा थिंकिंग, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, बिल मतलब वॉलंटरी एक्शंस हो गए, ठीक है। तो ये सब भी फंक्शन आपके सेरिब्रम के होंगे, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस एट द सिनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अपन पढ़े ना न्यूरॉन्स का, वो एक्सॉन एंडिंग था और साथ में वो जंक्शन था जहाँ पे साइनैप्स था बेसिकली। हाँ, एक्सॉन एंडिंग के बाद एक जंक्शन की जो बेसिकली एक न्यूरॉन का एंडिंग है और दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग, डेंड्राइट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, हाँ वहां वो काम होगा ना। केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक्सॉन के सिग्नल्स को अगले डेंड्राइट्स में भेजेंगे नेक्स्ट न्यूरॉन के, ठीक है। देखो, सिनैप्स इज द close proximity of close proximity, PROXIMITY, close proximity, कोई जंक्शन, proximity of axons and axons apostrophe s, axons end of a neuron and dendron of another neuron. Axons end of a neuron and dendrons of another neuron, यानी कि दोनों के बीच का जंक्शन, ठीक है। ओके, तो उसके बाद ये तो बात होगी कि सिनैप्स होता क्या है। अब इसका फंक्शन लिख लेते हैं। When the nerve impulse reaches the axon's end, when the nerve impulse reaches the axon's end, again axons में apostrophe s, समझ में आ रहा है जो लिख रहे हैं। जब ये नर्व इंपल्स एक्सॉन तक पहुंचती है तब वो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है ताकि वो नर्व इंपल्स उसके एक्सॉन से दूसरे के डेंड्रॉन में जा सके, ठीक है। तो व्हेन द नर्व इंपल्स रीचेस द एक्सॉन्स एंड, कॉमा, देन अ न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड, एक तरह का केमिकल, then a neurotransmitter, एक ही वर्ड है ना न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। then a neurotransmitter is released which initiates a nerve impulse, in the dendron of next neuron, ठीक है। एक बार रीड कर लो, व्हेन द नर्व इंपल्स से समझ में आया कि नहीं जो लिखे हैं। जब वो नर्व इंपल्स एक्सॉन तक पहुंचती है एक न्यूरॉन के, तब वहां पे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, केमिकल, जो उस नर्व इंपल्स को उस एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन तक पहुंचाता है, ठीक है। चलो अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन उसी पेज में है। ओके, which part of the brain maintains posture and equilibrium of the body? cerebellum, ठीक है ना। तो अपन ने इंडिविजुअल सबका, हाँ, हिंड ब्रेन में सेरिबेलम पढ़े थे, पॉन्स पढ़े थे और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलंटरी फंक्शन के लिए आ जाएगा आपका ये सेरिबेलम, इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर, ठीक है। बैठने का पोस्चर, चलने का पोस्चर, चलने में बैलेंस, ये सब आपका सेरिबेलम कंट्रोल करेगा, ठीक है।
एग्जाम्पल बताया था ना? चलो देखो इसका आंसर, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम of the body is maintained by, posture and equilibrium of the body is maintained by, posture and equilibrium of the body is maintained by cerebellum of hindbrain. Cerebellum, CEREBELLUM, cerebellum of hindbrain. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन उसी पेज में रीड करें सभी। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 119। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती? इंसेंस स्टिक्स, ऑल्फैक्टोरिसेप्टर्स, राइट। ये हमारे पहले तो ऑल्फैक्टोरिसेप्टर्स कहाँ होंगे? नोज में, और इसके लिए एक लोब हमारे फोर ब्रेन में है, ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, देखो, the chemicals present in the smoke of agarbatti, the chemicals present in the smoke of agarbatti या incense stick, the chemicals present in the smoke of agarbatti enter the nasal chambers, enter the nasal chambers, enter the nasal chambers along with the inhaled air. चेंबर, नेजल के बाद चेंबर ही आना चाहिए, अपन नेजल चेंबर पढ़े, इसको नेजल चेंबर बोलते हैं। along with the inhaled air, along with the inhaled air, आप एयर तो इनहेल कर ही रहे हो ना हर बार, तो उस एयर के साथ अब उस अगरबत्ती के केमिकल्स भी जा रहे हैं, स्मोक भी जा रही है क्या? ठीक है, along with the inhaled air. तो stop, these chemical stimulate, these chemicals stimulate, these chemicals stimulate, STIMULAT, stimulate the olfactoreceptors, the olfactoreceptors present in the nasal chamber. olfactoreceptor, अगेन ये एक ही वर्ड है, ठीक है, olfactoreceptors। जब मैं एक वर्ड बोल रहा हूं मतलब बीच में हमें स्पेस नहीं देनी है, राइट। olfactoreceptors present in the nasal chamber, हमने लिखे ना अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स, olfactoreceptors, tangoreceptors, हाँ, ऑप्टिक वाला, फोनो साउंड वाला, फोटो थर्मल रिसेप्टर्स, बहुत सारे रिसेप्टर लिखे हैं अपन अलग अलग टाइप का। So these chemicals stimulate the olfactoreceptors of nasal chambers. Full stop. अब इसका काम क्या होगा रिसेप्टर का? ये क्या करेगा? अब ये वहां का जो न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन है ना, तीन टाइप के न्यूरॉन पढ़े अपन। सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी इंपल्स जनरेट करेगा, भेजेगा, एसोसिएशन न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को भेजेगा, मोटर न्यूरॉन उसके बिहाफ में एक मोटर नर्व इंपल्स भेजेगा हमारे ऑर्गन के पास। ठीक है, ओके। The olfactoreceptors initiate, फुल स्टॉप डाल के, the olfactoreceptors initiate the nerve impulses, the olfactoreceptors initiate the nerve impulses which are carried to, which are carried to, which are carried to olfactory area of the cerebrum. olfactory area, या olfactory lobe लिख लो, olfactory area of the cerebrum. ठीक है, this area interprets the nerve impulses, this area interprets, INTERPRETS, वो समझेगा उस इस इम्पल्स को। ठीक है,
The olfactory area interprets the nerve impulses. अब ये स्मेल पहले से स्टोर होगी आपके सेरिब्रम में ही, मेमोरी वाला पार्ट भी है, इंटेलिजेंस वाला पार्ट भी है और मेमोरी वाला पार्ट भी है ना। तो वो स्मेल आपको, अगर आप देख भी नहीं रहे होंगे कि वो स्मेल कहाँ से आ रही है, किस चीज की आ रही है, तो आप पहचान लोगे कि अगरबत्ती जल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके मेमोरी में उसकी स्मेल स्टोर्ड है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसी पेज में। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन? हाँ हाँ, मतलब कोई रोल नहीं है ना उसका, वो आराम करता है ना उस समय, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड उसकी जिम्मेदारी लिया हुआ है ना। देखो उसका, रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट द एक्शन ऑफ, reflex action is not the action of only spinal cord, is not the action of only spinal cord, because spinal cord is made of spinal cord is made of ascending nerve fibers, ascending nerve fibers, ascending nerve fibers। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर, जैसे अपन इंक्रीजिंग बोलते हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, वैसे असेंडिंग का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर, और डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे। तो स्पाइनल कॉर्ड नीचे है, ब्रेन ऊपर है, तो जितनी भी असेंडिंग नर्व्स होंगी ये क्या करेंगी? स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगी, और जितनी भी डिसेंडिंग नर्व्स होंगी वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ असेंडिंग नर्व फाइबर्स कैरिंग इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, कैरिंग इंफॉर्मेशन to the brain, and also the descending nerve fibers, and also the descending nerve fibers, also the descending nerve fibers, also the descending nerve fibers, bringing informations from the brain, bringing informations from the brain, bringing informations from the brain। मतलब डायरेक्ट रोल तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जो भी कमांड देना है वो स्पाइनल कॉर्ड ही देगा आपके इफेक्टर ऑर्गन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पेज में? 122, पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स? जैसे एनिमल में हॉर्मोन्स है, वैसे प्लांट के भी हॉर्मोन्स है। देवर केमिकल्स, है ना, जो प्लांट के ग्रोथ को बढ़ा रहे थे या कम कर रहे थे ना। सम हॉर्मोन्स वेर promoting the growth of plants and some were inhibiting the growth। ठीक है, लिख लो उसका। in plants some of the chemicals, in plants some of the chemicals stimulate growth, STIMULATE, stimulate growth, and while some others retard the rate of growth, retard, RETARD। रिटार्ड हम पढ़ते थे ना फिजिक्स में, रिटार्डेशन, स्पीड कम करना। यहाँ पे ग्रोथ कम करने के लिए अपन रिटार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, रिटार्ड द रेट ऑफ ग्रोथ। Such chemicals are called plant hormones. Such chemicals are called plant hormones। ठीक है, called plant hormones। मतलब कुछ के प्लांट की बॉडी में कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो उनके ग्रोथ को बढ़ाते हैं, and there are some which retard their growth, those chemicals are called
प्लांट हॉर्मोन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसी पेज में। ये क्या, हाउ इज द मूवमेंट वाला? हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट, वो टच मी नॉट वाला ना, वही सेंसिटिव प्लांट था ना। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट? दोनों अलग अलग चीजें ना। वो टच मी नॉट वाला मैकेनिकल स्टिमुलाई के कारण उसकी लीव्स फोल्ड हो रही थी, राइट, और ये तो लाइट के कारण था। शूट का मूवमेंट जो है वो आपके लाइट के कारण था। ठीक है, तो देखो इसका आंसर, इन सेंसिटिव प्लांट्स शूट के मूवमेंट को अपन किस टाइप का मूवमेंट बोले थे लाइट के लिए? फोटोट्रॉपिज्म। वो भी किस टाइप का? पॉजिटिव ना, वो लाइट के टूवर्ड्स जा रहा है ना, इसलिए पॉजिटिव। रूट्स लाइट से अवे जा रही है, इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, ओके। तो इन सेंसिटिव प्लांट movements of body part takes place in sensitive plants. Movements of body parts takes place. Movements of body parts takes place in relation to mechanical stimuli. In relation to mechanical stimuli. 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 Like touch, mechanical stimuli like touch. So when we touch the leaf, it begins to fold up. It begins to fold up. When we touch the leaf, it begins to fold up and droop. DROOP. droop जाएगी। तो stop. Such movements are called, क्या नाम दिए थे इस मूवमेंट को? नास्टिक नहीं, सिस्मोनास्टिक। नास्टिक क्या होता है? नास्टिक, हाँ, आर कॉल्ड सिस्मोनास्टिक movements. ठीक है, these such movements are called seismonastic movements. SEISMO, seismonastic movement. ठीक है, अब दूसरे मूवमेंट के बारे में लिखते हैं, क्योंकि वो कंपेयर करने बोला है ना, एक लीफ का, सेंसिटिव प्लांट के लीफ का मूवमेंट और एक शूट्स का मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे लिखना, when shoot move towards light, 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 comma, it shows the phenomena of, it shows the phenomena of, it shows the phenomena of positive phototropism. Positive phototropism. It shows the phenomena of positive phototropism. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. Give an example of a plant hormone that promotes growth. Auxin. ठीक है, देखिए उसका आंसर ऑक्सिन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसी पेज में. How do auxins promote the growth of a tendril around a support? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वो सर्कमन्यूटेशन देखे थे ना अपन, कैसे पी प्लांट का अगर वो किसी नेबर प्लांट से टच हो जाए तो जो टच वाला पार्ट है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, और जो टच वाला पार्ट जल्दी ग्रो करेगा, और जो पार्ट टच नहीं कर रहा है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा. एंड अल्टीमेटली एक सर्कल टाइप का मूवमेंट, कॉइल टाइप का मूवमेंट
होता जाएगा, उसी को अपन सर्कमन्युलेशन मूवमेंट बोलेते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ऑक्सीजन ही है, बिकॉज ऑक्सीजन के कारण ही तो स्टेम का लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, टेंड्रिल्स का लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। उसका आंसर, टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। उसका, when they come in contact with any support, when they come in contact with any support, when they come in contact with any support, the part of tendril, the part of tendril in contact with the object, in contact with the object, the part of tendril in contact with the object does not grow rapidly, does not grow rapidly, does not grow rapidly, as the part of tendril, as the part of tendril away from the object, away from the object. This causes the tendril to, this causes the tendril to circle around the object. This causes the tendril to circle around the object. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या है? Design an experiment to demonstrate hydrotropism. Hydrotropism क्या था? The movement towards water या movement away from water. Again stem will move away from water and roots will move towards water. तो इसको अपन प्रूफ कैसे कर सकते हैं? कैसे प्रूफ करेंगे? कौन सी वाली एक्टिविटी? अनियन वाली, या कोई भी सीड्स की भी एक्टिविटी कर सकते हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाना साथ में। एक एक्टिविटी का डायग्राम है। इस चीज को पहले समझ लो, फिर अपन आप लोग लिखना इसको। देखना यहाँ पे, ये क्या किया अपन, यहाँ पे ना मॉइस्ट सैंड लिए हैं या सॉ डस्ट, जो सॉ का डस्ट होता है ना, उसको अपन यहाँ लिया, वो भी मॉइस्ट कंडीशन में, जस्ट टू गिव दिस सीड्स अ मॉइस्चर कंडीशन। अपन सीड्स को रखते हैं ना मॉइस्चर कंडीशन में, ताकि वो जर्मिनेट हो जाए। तो जर्मिनेट जब सीड्स होती है ना, तो उसके दो पार्ट निकलते हैं। एक होता है, एक्चुअली एक होता है रेडिकल और एक प्रीम्यूल। रेडिकल
और एक होता है प्लीम्यूल। अब इसको लिखना मत। एक पार्ट होता है रूट का जो नीचे जाएगा सीड से, और एक पार्ट होता है स्टेम का जो ऊपर जाएगा। कोई भी सीड, आप जब भी कोई खेती बाड़ी भी कर रहे हो तो आप सीड्स डालते हो ना नीचे सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर जो भी सीड आपने डाली है ना, उस सीड का जो भी प्लीम्यूल वाला पार्ट होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, जो आगे जाके फ्यूचर स्टेम बनेगा, और जो भी रेडिकल वाला पार्ट होगा वो नीचे आएगा, वो फ्यूचर रूट बनेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ भी वही हो रहा था, एक पार्ट ऊपर जा रहा था वो स्टेम वाला पार्ट है, और एक पार्ट नीचे आ रहा था वो रूट वाला पार्ट है। वो नीचे आया जरूर, देख लो सब ये वाले जानबूझ के इसको होल्स बनाए गए हैं यहाँ पे, परफोरेशन बोलते हैं इसको ना, होल्स, ताकि वो उस होल से बाहर आए तो हमें दिखे कि ठीक है रूट वाला पार्ट नीचे आ रहा है, ठीक है। बट जैसे ही वो नीचे आया ना, वो वापस से ऊपर की तरफ मुड़ गया। देख रहे हैं सबको मुड़ा है मैंने। जो रूट वाला पार्ट था वो नीचे आया, क्योंकि उसको नीचे ही जाना रहता है, बिकॉज वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। याद है जियोट्रॉपिज्म, टुवर्ड्स द अर्थ, दैट इज टुवर्ड्स द ग्रेविटी, नीचे ही जाएगा वो। तो सारे के सारे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, बट वो हाइड्रोट्रॉपिज्म भी शो करते हैं, यानी कि पानी के टुवर्ड्स भी जाते हैं। तो इसलिए वो वापस पीछे मुड़ के ना ऊपर आ गए। क्यों ऊपर आए? क्योंकि ऊपर मॉइस्ट कंडीशन थी। समझ में आ रहा है? तो ये जो इनका घूम के वापस ऊपर आना है ना, यही प्रूफ करता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। एम आई क्लियर? देखो स्टेम सही जा रहे हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो मॉइस्चर से दूर जाना चाह रहे हैं, उनका ये होता भी है रोल, राइट। बट रूट्स तो मॉइस्चर के पास ही रहते हैं ना, पानी के पास ही रहेंगे, इसलिए ये घूम के वापस से ऊपर चले। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये पहले डायग्राम बना लो, उसके बारे में तीन चार लाइन लिखवा देता हूँ। थिंक कर लेना यहाँ पे, इनको नाम दे देना सी, ऐसी परफोरेशन है वहां पे, और दीज आर जर्मिनेटिंग सीड्स। हो गया सबका? लिखो उसके बारे में। हाइड्रोट्रोपिज्म कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, हाइड्रोट्रोपिज्म कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, हाइड्रोट्रोपिज्म कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड with the help of with the help of hydrotropism can be demonstrated with the help of shallow sieve, SHALLOW, shallow sieve, SIEVE, with the help of a shallow sieve in which some seeds are germinated, in which some seeds are germinated, in which some seeds are germinated in moist sawdust, in moist sawdust. We will observe that, हमारा observation क्या होगा? After some time we will observe that roots which come out of sieve, roots which come out of sieve, roots which come out of sieve, ये out of sieve क्यों है? Because of geotropism, ना? तो roots which come out of sieve due to positive geotropism, due to positive geotropism, due to positive geotropism, start bending
start bending and try to move towards and try to move towards and try to move towards moist sawdust. जो लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? हाँ, अभी जो मैंने समझाया ना आपको एक्टिविटी, उसी के बारे में लिख रहे हैं अपन. क्लियर है? आभास. ठीक है, तो मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि दोनों मूवमेंट्स में ज्यादा पावरफुल मूवमेंट कौन सा है, हाइड्रोट्रोपिज्म की जियोट्रोपिज्म? हाँ, हाइड्रो तभी तो ये बेंड होके बाहर आई, वरना जियोट्रोपिज्म ज्यादा पावरफुल होता तो ये नीचे और जाते जाती, फिर ये पानी की तरफ मुड़ के नहीं आती वापस. समझ रहे? तो फुल स्टॉप आके एक लाइन और लिखना. दिस शोज दैट this shows that hydrotropic movements are more powerful than geotropic movements. Hydrotropic movements are more powerful than geotropic movements. Hydrotropic movements या hydrotropism is more powerful than geotropism. क्लियर है एवरीवन? ठीक है, आपकी बुक में भी ना पेज 121 में 121 में दो एक्टिविटी दी हुई है. एक एक्टिविटी फोटोट्रोपिज्म के लिए देख रहे हो, ऊपर जो एक एक्टिविटी दिख रही है आपको, सन रेज हैं और वो जो स्टेम है वो उसके तरफ बेंड हो गई, दिख रहा है सबको? हाँ, तो दैट इज शोइंग फोटोट्रोपिज्म. और उसके जस्ट नीचे क्या दिख रहा है? जियोट्रोपिज्म. आपने प्लांट को लिटा दिया जस्ट टू चेक कि वाकई में स्टेम हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है कि नहीं. तो देखो उसकी स्टेम ऐसे होके सीधी होगी, दिख रहा है, और उसकी रूट्स हॉरिजॉन्टल जाके नीचे हो गई. देख पा रहे हो डायग्राम में? तो दिस शोज जियोट्रोपिज्म. रूट शो कर रही है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड स्टेम शो कर रही है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म अगेंस्ट ग्रेविटी, रूट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी. ठीक है, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. तो ये दोनों का भी अगर एक्टिविटी आएगा तो लिख लेंगे ना. चलो अगला क्वेश्चन उसी पेज में, पेज नंबर 125. क्वेश्चन क्या है? हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स? ये भी हार्मोन से ही होता है ना. हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दे सेक्रीट हार्मोन्स. वो हार्मोन्स एक टारगेट ऑर्गन के जाके अटैक करेंगे या रिस्पॉन्स शो करेंगे. ठीक है, देखो, इन हायर एनिमल्स chemical coordination in higher animals, chemical coordination is brought about by secretions of ductless endocrine glands. Secretions of ductless endocrine glands called hormones. Secretions called hormone ना, और वो secretion secrete कौन कर रहे हैं? आपके ductless endocrine glands. ठीक है, full stop. A specific endocrine gland secretes one or more specific hormone. A specific endocrine gland secretes one or more specific hormone which are released in blood क्योंकि इनका कोई डक्ट नहीं है ना, तो ये हार्मोन्स कहाँ सेक्रेट करते हैं? ब्लड में. वो ब्लड है जो टारगेट ऑर्गन तक उस हार्मोन को लेके जाए.
ठीक है, तो released in blood and have specific action and have specific action and have specific action on some specific target organ and have specific action on some specific target organ. बहुत बार स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है ना, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एक स्पेसिफिक हार्मोन सेक्रीट करेगा जिसका एक स्पेसिफिक एक्शन होगा और वो एक किसी स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन के लिए ही होगा. समझ रहे हैं ना? हाँ, इसलिए बहुत बार स्पेसिफिक है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइसेबल? कहां पढ़े थे अपन आयोडीन? थायरॉक्सिन हार्मोन के सेक्रीशंस के लिए हमें आयोडीन इनटेक लेना पड़ेगा. और ये भी लिखे थे ना कि लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज गॉइटर. ठीक है, देखो आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर 2 ना उसी पेज का. आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स iodine which is essential for iodized salt contains iodine which is essential for the synthesis of thyroxine, which is essential for the synthesis of thyroxine. Thyroxine is the hormone secreted by thyroid gland. ठीक है, thyroxine THYROXINE, thyroxine hormone which is essential for the synthesis of thyroxine hormone. Full stop. Thyroxine regulates क्या लिखे थे पर इसका फंक्शन थायरॉक्सिन का? ये आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, राइट? देखो, थायरॉक्सिन रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, द बेसल BASAL बेसल मेटाबॉलिक METABOLIC मेटाबॉलिक रेट के ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिखना BMR, basal metabolic rate, and controls the physical mental and sexual growth of the children. Controls the physical, mental and sexual growth of the children. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड? ये भी पढ़े. हार्ट बीट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना? देखो पॉइंट वाइज लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट लिखना. फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ हार्ट बीट increases, rate of heartbeat increases, which increases the blood pressure, अभी तो बोल रहा जिनको बीपी की बीमारी है जिनको टेंशन लेने मना करते हैं. स्ट्रेस मत लो. ये स्ट्रेस हार्मोन था ना, इमरजेंसी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन जो फाइट फ्लाइट या फ्राइट इन कंडीशंस में, इमरजेंसी कंडीशंस में एड्रिनल इसे सेक्रीट करेगा. एड्रिनल नाम था ग्लैंड का. द ग्लैंड वाज एड्रिनल एंड द हार्मोन वाज एड्रेनालिन. ठीक है, तो रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेस व्हिच इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. सेकंड पॉइंट लिखेंगे, increases the sugar level in blood. Increases the sugar level in blood. Third point, increases breakdown of fat. Increases
ब्रेकडाउन ऑफ फैट, फैट कौन से टिश्यू में होता था? बोल बोल सही बोल। हाँ नहीं नहीं, तो फैट कौन तोड़ता है ये नहीं बोल रहा हूँ, कौन से टिश्यू में? हाँ एपिथर्मल, ये कौन सा टाइप का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते थे ना हम, एक एरियोलर होता था, एक एडिपोज होता था, टेंडन एंड लिगामेंट। तो एडिपोज टिश्यू फैट कंटेनिंग टिश्यूज होते थे, ठीक है। ओके क्या लिखे? इंक्रीजेस ब्रेकडाउन ऑफ फैट इन द एडिपोज टिश्यूज, increases breakdown of fats in the adipose tissues. एक और पॉइंट, decreases the blood supply, decreases the blood supply, decreases the blood supply to the digestive system and skin, to the digestive system and skin, ठीक है। एक और पॉइंट लिखना, dilates, DILATES, डायलेट्स, ये अपन कहीं और भी पढ़े थे। डायलेट का मतलब डायलेशन, कहाँ पढ़े थे देखो, कहीं ना कहीं हार्मोन में लिखे हैं, कहीं देखो कहाँ लिखे हैं, वहां पे डायलेशन का मतलब समझ में आएगा। तो क्या लिखे थे, कहाँ पे है डायलेशन वर्ड देखो, कल के उसमें ही होगा टेबल में, मैं बताता हूँ कहाँ पे होगा, रुको। जहाँ पे हम वो यूट्रस के बारे में लिखे थे ना कि यूट्रस डायलेट हो जाएगा ताकि बेबी आसानी से बाहर आ पाएगा। हाँ रिलैक्सिन में होगा या फिर ऑक्सीटोसिन में होगा, देखो एक बार दोनों में से किसी एक में लिखे हैं। लिखा गया? हाँ एक्चुअली वो वाइडेंस का मतलब ही डायलेशन होता है, और मुझे ऐसा याद रहा कि अपन कहीं और भी डायलेशन लिखे हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। डायलेशन क्या लिखे, डायलेशन ऑफ, डायलेट्स द, DILATES, डायलेट का मतलब होता है वाइड कर देना, ठीक है, ब्रॉड कर देना। तो डायलेट्स द प्यूपिल ऑफ आई, डायलेट्स द प्यूपिल ऑफ आई, ऐसी चीजों को अपन आंख फाड़ के देखते हैं ना एकदम, ठीक है। डायलेट्स द प्यूपिल ऑफ आई, कॉमा ट्रैकिया, ट्रैकिया किसकी, ट्रैकिया की, TRACHAE, विंड पाइप। आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है ना, तो ब्रीदिंग ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो ये ट्रैकिया थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, तब तो आप सांस और जल्दी ले पाओगे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जा पाएगा। तो ये हार्मोन आपके ट्रैकिया को भी वाइड करेगा और आपके आंखों के प्यूपिल को भी वाइड करेगा, ठीक है। तो डायलेट्स द प्यूपिल ऑफ आई, कॉमा ट्रैकिया टू इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, ट्रैकिया टू इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, टू इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बता दोगे। Why are some patients of diabetes treated by giving injections of insulin? क्योंकि इंसुलिन आपके एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ना। देखो इन डायबिटीज पेशेंट्स, इन डायबिटीज पेशेंट्स, इन डायबिटीज पेशेंट्स, the body cells are not able to, the body cells are not able to, in diabetes patients the body cells are not able to, the body cells are not able to use glucose, the body cells are not able to use glucose, अभी तो उसका क्वांटिटी बढ़ रहा है ना,
are not able to use glucose as respiratory fuel, as respiratory fuel, अगर आपके बॉडी सेल्स वो एक्सेस ग्लूकोज को भी लेके उसको एनर्जी बना लेते तो ग्लूकोज एक्सेस होता ही नहीं ब्लड के अंदर, बट हमारे बॉडी सेल्स ही उस एक्सेस ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रहे हैं एज अ फ्यूल, वरना ग्लूकोज तो एज अ फ्यूल है ना, यही ग्लूकोज तो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी बनाता है, तो फ्यूल तो वही होता है ना जो एनर्जी बने, जो एनर्जी बनाए, मतलब फ्यूल के बर्निंग से एनर्जी बननी चाहिए, तो ग्लूकोज इज अ फ्यूल टू अवर बॉडी सेल्स, जहां वो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एटीपी में एनर्जी बनाएगा, राइट। बट अभी हमारे बॉडी सेल्स, डायबिटीज पेशेंट के बॉडी सेल्स उस ग्लूकोज को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ठीक है। तो इन डायबिटीज पेशेंट्स द बॉडी सेल्स आर नॉट एबल टू यूज ग्लूकोज एज रेस्पिरेटरी फ्यूल and body is not able to store glucose, and body is not able to store glucose, and body is not able to store glucose as glycogen, as glycogen, GLYCOGEN, ग्लाइकोजन, जो कि आपके पेनक्रियास से निकला हुआ इंसुलिन यही तो काम करेगा ना, बट वो भी नहीं कर पा रहे हैं, उस एक्सेस ग्लूकोज को ना यूज कर पा रहे हैं, ना उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर पा रहे हैं। अभी हम में वो हो रहा है काम, एक्सेस, कभी हम ज्यादा मीठा खा लेते हैं तो ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, तो हमारे पेनक्रियास का इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में स्टोर कर रहा है, ठीक है। बट डायबिटीज पेशेंट में ये काम बंद हो जाता है, इसलिए उन्हें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप। इन सच पर्सन, इन सच पर्सन्स, इन सच पर्सन्स there is deficiency of insulin. In such persons there is deficiency of insulin and are therefore treated, deficiency of insulin and are therefore treated, and are therefore treated by injecting, and are therefore treated by injecting controlled dose of insulin hormone, controlled dose of insulin hormone, मतलब आप अपने मर्जी से नहीं ले सकते, ठीक है। वी विल कंसल्ट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर आपके ग्लूकोज लेवल को चेक करेंगे कितना ज्यादा लेवल है, कितना इंसुलिन लेने से इनका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहेगा, ऐसा हम अपनी मर्जी से पूरा एक इंजेक्शन नहीं ले सकते ना, इसलिए लिखा है कि कंट्रोल्ड डोज लेना है, ठीक है। कंट्रोल्ड डोज ऑफ इंसुलिन हार्मोन सो दैट excess of glucose is converted into, so that excess of glucose, so that excess of glucose is converted into glycogen, is converted into glycogen and stored in the liver cells, and stored in the liver cells, ठीक है। चलो एक्सरसाइज के ना शुरू के 3 क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग बाकी क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन, साइटोकिनिन, बाकी इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन दे आर एनिमल हार्मोन्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकिनिन। और ना साइटोकिनेसिस इसका प्रोसेस का नाम था, सेल्स को एलोंगेट करेगा, सेल्स को डिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। अगला, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ, ठीक है, बी। एंड थर्ड इज द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद के देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग ट्राई करना एक बार, ये चलो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है।
12 यानी कि 8 क्वेश्चन हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास में ही इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।